हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी 1000 पॉलिटी क्वेश्चन की सीरीज थी, आज उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाके वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको ई बुक मिल जाएंगे, आप उनको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनकरेक्ट। तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो गिवन ऑप्शंस में से अगर बात करी जाए तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा ये हमारा जो है ये गलत रहेगा। बाकी तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट रहेंगे। मेंबर होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटर के, डू नॉट टेक पार्ट इन हिज इलेक्शंस में पार्ट नहीं लेना चाहिए। ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन भी होते हैं राज्यसभा के। वाइस प्रेसिडेंट को 5 साल के लिए चुना जाता है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, जो हमारा इंपीचमेंट से रिलेटेड रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट के हटाने से रिलेटेड रहेगा। अगर ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको कवर किया जाए, जो इसकी जगह सही पॉइंट रहेगा हमारा कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय फर्स्ट गिविंग हिम 14 डेज एडवांस नोटिस। पहले 14 दिन के लिए एडवांस नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को। उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास होता है कहाँ पे, राज्यसभा में, और वो भी किससे, इफेक्टिव मेजोरिटी से, मतलब 2/3 जो मेजोरिटी है उससे ये पास होगा राज्यसभा में। उसके बाद जो वो रेजोल्यूशन होता है उसको फिर भेजा जाता है लोकसभा में, और फिर वो वहां पे आपका सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। तो जब जाके जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको हटाया जा सकता है। तो ये प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो आर्टिकल और आपसे पार्ट दोनों एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर पार्ट की बात करी जाए तो पार्ट 4A हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाता तो आर्टिकल 51A रहेगा, हमारा रिलेटेड है फंडामेंटल ड्यूटीज से, जिसको हमने यूएसएसआर रशिया से बोरो किया है। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। Which article of the Constitution separates the judiciary from the executive? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। तो इसमें हमारा आर्टिकल 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स जो हैं उनसे रिलेटेड उनकी बात करेंगे। जैसे 47 जो हमारा आर्टिकल है उसमें आता है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगा, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है आपका आर्टिकल 47। 49 हमारा हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेचुरल इंपॉर्टेंस। 50 जो हमारा क्वेश्चन था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। फिर 51 में आता है हमारा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और 51A में क्या आता है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में कवर किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। इन विच ईयर were the 73rd and 74th amendment passed by the parliament। तो संसद द्वारा 73rd और 74th संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट रहते हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट भी होते हैं। तो अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 के दोनों ही अमेंडमेंट रहेंगे। यहाँ पे जो हमारे शेड्यूल्स हैं वो टोटल 4 ऐड किए गए हैं। 8 तो स्टार्टिंग में थे, उसके बाद 4 जो ऐड किए गए हैं उसमें आपका 11th और 12th जो है वो रहेगा आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट। चारों की हम एक बार बात कर लेते हैं। तो 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था जो किससे रिलेटेड है, तो एक्ट्स एंड ऑर्डर रिलेटेड टू लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स, रेलवे और इंडस्ट्रीज। और अमेंडमेंट आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1951 में आया था उसमें क्या ऐड किया गया था, तो उससे आपका 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 10th शेड्यूल हमारा रिलेटेड है प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन।
11th जो हमारा शेड्यूल रहेगा ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इसको ऐड किया गया था, जो हमारा क्वेश्चन भी है। और इसके बाद लास्ट जो हमारा 12th शेड्यूल डाला गया है वो म्यूनिसिपैलिटीज से रिलेटेड है, जो कि 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, द डैश इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग विद इन अ कंट्री। डैश लिखित नियमों का एक समूह है जिसे देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन रूल होता है जिसको कंट्री के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको फॉलो करना होता है। The Constitution forbids employment of children below the age of dash years in dangerous jobs like factories and mines। तो इसमें हमारा 14 years करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको डेंजरस जॉब्स जो होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, जैसे कि फैक्ट्रीज में काम करना हो गया, माइंस में काम करना हो गया, ये सब काम नहीं करना चाहिए। इसको प्रोहिबिशन करता है, प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी रहता है आपका, तो यहाँ पे आर्टिकल्स देखते हैं एक बार। तो आर्टिकल 24 रहेगा हमारा, जो कि कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अंडर 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज माइंस ईटीसी। जो भी डेंजरस जॉब्स होती हैं उसमें 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको शामिल नहीं किया जाए। आर्टिकल 23 हमारा बताता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर्स। 26 में आता है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। 32 में हमारा आता है रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिससे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस टॉपिक को हम पूरी डिटेल में कवर करते हुए चलेंगे। इस सीरीज में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम सारे आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गिवन में से कौन सा ऑप्शन है हमारा जो कि गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स इन कनेक्शन विद द प्रेसिडेंट्स इलेक्शन कैन बी इंक्वायर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट का जो डिस्प्यूट या डाउट होता है कुछ भी, उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई भी डिसीजन नहीं होता, इंक्वायरी नहीं होती है। ये मेनली जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड काम होता है वो होता है पार्लियामेंट का। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे सही रहेंगे। ही और शी इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज। तो ये बिल्कुल सही रहेगा हमारा। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के लिए चुना जाता है, ये भी हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा। द इलेक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव्स, ये भी बिल्कुल हमारा ठीक हो जाएगा। तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो हमारा गलत रहेगा। द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज ए डैश सिस्टम। तो व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है। तो कौन से टाइप का होता है सिस्टम, कौन से टाइप का होता है जिसमें इंडिविजुअल लीडरशिप होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंशियल लीडरशिप। विच आर्टिकल डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोक्योर देयरफॉर। तो कौन सा हमारा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके थ्रू जो पार्लियामेंट होती है उसके पास पावर होती है अमेंडमेंट करने की हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 368 हो जाएगा। द आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वॉज पास्ड इन डैश। तो शस्त्र अधिनियम जिसने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी थी, डैश में पारित किया गया था। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। 1878 में जो आर्म्स एक्ट है जो डिसअलाउड करता है इंडियंस को आर्म्स रखने के लिए, वो आपका पारित हुआ था, पास हुआ था। विच स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज नॉट अ कंडीशन फॉर बीइंग नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप सबको पता है कि अलग अलग फील्ड्स होती हैं जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनेट करते हैं। अब अगर यहाँ पे हम नॉमिनेशन की बात करें तो अलग अलग फील्ड्स होती हैं। गिवन ऑप्शंस में से कौन सी फील्ड नहीं है या फिर कौन सी एक स्पेशल प्रैक्टिस या एक नॉलेज नहीं है जिसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इलोक्विस। इलोक्विस जो है ये इलोक्वेंस जो है ये आपका कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट कर सकें
किसी पर्सन को राज्यसभा के लिए। बाकी साइंस की फील्ड में कर सकते हैं, आर्ट की फील्ड में कर सकते हैं, लिटरेचर की फील्ड में कर सकते हैं, स्पोर्ट्स की फील्ड में कर सकते हैं, अलग अलग फील्ड्स होती हैं, तो उसके हिसाब से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, उसने एक बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी दी थी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो कौन सा केस रहेगा जिसके थ्रू दी गई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव आनंद भारती केस 1973। तो केशव आनंद भारती केस जो हुआ था 1973 का, उसके थ्रू एक थ्योरी दी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको प्रोनाउंस किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि केस हो जाएगा आपका केशव भारती केस 1973 का। Which article of the Constitution of India authorizes the President to seek the opinion of the Supreme Court in specific category of matters? तो आप सबको पता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो किसी से भी एडवाइस ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं उसका, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो गए, चाहे यूनियन मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अब सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन लेने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, वो कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर आर्टिकल 143 हो जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आता है, 130 में सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आता है, 136 में स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर वायलेंस इज ए डैश इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सार्वजनिक जो संपत्ति है उसकी रक्षा करना और जो हिंसा है उसको समाप्त करना भारतीय संविधान में किस में आता है? तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो फंडामेंटल ड्यूटी हो जाएगी। जो नागरिक हैं, जो सिटीजन हैं इंडिया के, उनकी फंडामेंटल ड्यूटी बनती है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी वो रक्षा करें और जो हिंसा है उसको समाप्त करें। अगर कहीं वायलेंस हो रहा है तो उसको समाप्त किया जाए। तो ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा क्या है, एक मौलिक कर्तव्य है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज कंटेन्ड विद इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में हमारा आता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 हमारे रहेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के। टोटल हमारे 6 राइट्स होते हैं, तो उनकी एक बार बात करते हैं। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारे राइट्स रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में 23 और 24 आर्टिकल्स आते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा 25 से 28 तक रहेगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 आते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 32 हमारा रहेगा। जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। इस क्वेश्चन को हमने कल भी कवर किया था, ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है फंडामेंटल राइट्स की, तो ये आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट बिजनेस इन पार्लियामेंट शैल बी ट्रांजैक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाए? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कि जो काम है, जो वर्क हो रहा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट में, वो आपका या तो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो। ये बताया गया है हमारा किसमें, पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है? तो टोटल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। द इलेक्शन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूट आर कंडक्टेड बाय दी। तो पंचायती राज संस्था के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। जो पंचायती राज के इलेक्शंस हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, और जो हमारे सेंटर के इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के हो गए, तो वो सब किए जाते हैं हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो निम्नलिखित में से
कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी। अभी हमने पीछे देखा 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फंडामेंटल राइट से हटाया गया था राइट टू प्रॉपर्टी को, और इसको अब क्या बताया गया है, हमारे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, और ये हमारा क्या है, एक राइट रहेगा, फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ ये अब हमारा एक राइट हो गया है। इन विच ईयर वॉज द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप इस्टेब्लिश्ड? तो भारतीय संसद समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 1949 में। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 6 तरीके की 6 राइट्स जो है वो हमारे आते हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 गारंटी करता है सभी सिटीजन्स को 6 राइट्स। आर्टिकल 20 हमारा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस रहेगा। आर्टिकल 21 रहेगा हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 20 और 21 ये 2 हमारे आर्टिकल्स हैं जो कि इमरजेंसी में भी सस्पेंड नहीं होते हैं। विच ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड पॉलिसीज? तो सरकार की कौन सी शाखा कानून और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है गवर्नमेंट की, यही रेस्पॉन्सिबल होती है लॉज को और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द डैश एज इट्स हेड। तो जो रियल में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, और वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको हेड कौन करता है, उनकी जो पावर है उनको संभालता कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा कि रियल में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सब किसके अंडर काम करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के अंडर। द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड opportunities for education to his children, or as the case may be, ward between the age of 6 and dash। तो माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे या जैसे भी मामले हों 6 वर्ष और डैश के बच्चे के वार्ड को शिक्षित के अवसर प्रदान करे। तो मतलब 6 ईयर से लेके कौन सी एज रहेगी जिस तक जो एजुकेशन है वो कंपलसरी होनी चाहिए, एक ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 14। तो 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक की जो एज रहती है हमारी, उसमें कंपलसरी एजुकेशन जो है वो चिल्ड्रन की होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ डैश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो भारत का जो संविधान है, संविधान सरकार की डैश प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट्री। तो आप सबको पता है इंडिया क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती है, जिसमें पार्लियामेंट है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है पार्लियामेंट में। चीज़ें जो होती हैं, कोई भी लॉ है, कोई भी पॉलिसी है, उसको पहले पास किया जाता है, जहाँ पे सहमति बनती है, जो लीडर्स हैं उस पर चर्चा करते हैं, उसको पास करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो होते हैं वो भी उसमें आपकी पार्लियामेंट का एक हिस्सा रहते हैं, जिनके साइन होते हैं, जिनके द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये आपका रहेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन दी। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं यूनियन की, सेंटर की, वो किसके वेस्टेड होती हैं, मतलब किस पे होती हैं, किस में निहित होती हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट हो जाएगा। जो प्रेसिडेंट होते हैं उनमें एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं यूनियन की, ये वेस्टेड होती हैं। ये भी हमारा एक आर्टिकल रहता है। तो हमने आपको कल बताया था जो हमारे प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं, हमने उनको कवर किया था, जिसमें आर्टिकल 53 में बताया गया था कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। और यही क्वेश्चन आज आपसे पूछा गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स का। 52 में हमारा आता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में टर्म और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी एंड टू सस्पेंड रेमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। तो ये हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम quorum required in the Lok Sabha so that it can
ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस। तो लोकसभा में आवश्यकता न्यूनतम गणपूर्ति क्या है, ताकि वह कोई भी कार्य कर सके। तो किसी भी काम करने के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है लोकसभा में कितने लोग होने चाहिए, कैपेसिटी जो है लोकसभा की वो कितनी होनी चाहिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 में। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो एक बार अमेंडमेंट एक्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे जिसमें हमारा वोटिंग वाला भी कवर है आपका। तो पहले SC/ST कमीशन की बात करें तो 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू इसको ऐड किया गया। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट करा गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया। म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। द 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर। तो ये तो हम काफी बार कवर कर चुके हैं। 2002 में आपका 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। In India, the residuary power to legislate any matter that is not mentioned in the 3 federal list lies with the। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में 3 संघीय सूचियां में वर्णित किसी भी मामले को कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां डैश के पास हैं। तो ये जो पावर होती है किसी भी चीज को, किसी भी फेडरल लिस्ट को कानून बनाने की, तो ये पावर है ये किसके पास होती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा यही करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे 2 क्विज के क्वेश्चन है हमारे, जिनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं। तो पहला हमारा जो क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है गिवन ऑप्शंस में से वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो रहेगा इन विच ईयर वर दी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो संसद द्वारा 73rd और 74th संशोधन किस वर्ष पारित किए गए थे। तो ईयर आपको बताना है कौन सा ईयर है गिवन ऑप्शंस में से, जो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यह सीरीज है पॉलिटी की जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। धन्यवाद।